इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। वैसे तो कई बार आपके साथ डिस्कस हो चुका है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, क्या उसकी नेचर होती है, वर्क क्या है, हीट क्या है, लेकिन अब एक पूरे टॉपिक के रूप में आप इसको पढ़ोगे। व्हाट इज नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी कई बार बताया गया आपको, इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, राइट। होती क्या है इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड केमिकल कंपोजिशन। और स्टूडेंट्स, आपको कई बार बताया गया है कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जब इन चार प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जब इन चार वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है तो उनको बोलते हैं आप, उस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? स्टेट वेरिएबल। तो आप देखोगे कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, क्योंकि वो स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, तो आप इसको क्या बोलते हो? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बोलने का मतलब कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी सिस्टम because of its temperature, pressure, volume and chemical composition is called internal energy। इसको आप कैपिटल U से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्योंकि ये इन चार प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन स्टेट वेरिएबल। और क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये डिपेंड कर रही है स्टेट ऑफ द सिस्टम पर, राइट। और जब स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होगी तो ये प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। मतलब जब आप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन को चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। एक स्टेट में अगर इंटरनल एनर्जी U1 है तो दूसरी स्टेट में इंटरनल एनर्जी U2 हो जाएगी, जैसे ही वेरिएबल्स चेंज होंगे, राइट। अब आपने देखना है कि सपोज करें कोई पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड केमिकल कंपोजिशन ले ली हमने, और हमने एक ग्राफ बना लिया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और हम ये बोलते हैं कि कोई सिस्टम है और उसकी इनिशियल स्टेट इज ए, ठीक है। ए उसकी इनिशियल स्टेट है और वो सिस्टम इनिशियल स्टेट ए से चेंज होता है फाइनल स्टेट बी में बाय पाथ 1। इस पाथ से चेंज हो रहा है ए बी में बाय पाथ 1। फिर बी दोबारा से ए में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 2, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी चेंज है, चाहे पाथ 1 है चाहे पाथ 2 है, टोटल एनर्जी चेंज विल बी सेम। तो टोटल एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन पाथ 1 इज इक्वल टू पाथ 2। मतलब जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 1, तो अगर हीट या एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो जब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 2 तो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जितनी इवॉल्व हुई पाथ 1 में उतनी ही एब्जॉर्ब हो जाएगी पाथ 2 में। बोलने का मतलब हो गया कि टोटल एनर्जी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो वही है कि ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 1, तो जितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है बी ए में जब कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 2 तो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। दैट मीन्स जो एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन का एक आएगा ऑपोजिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर इवॉल्व हुई तो नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ अगर एब्जॉर्ब हुई तो पॉजिटिव साइन आएगा। मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ठीक है। तो यही है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज रिमेनिंग सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ओनली साइन विल डिफर। क्योंकि इवॉल्व के साइन को आप नेगेटिव से दोगे, एब्जॉर्ब के साइन को आप पॉजिटिव से दोगे। तो वही बोला जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन अगर सपोज करते हैं हम कि ऐसा नहीं हो रहा है, हम ये सोचते हैं कि ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी चेंज कुछ और आ रहा है, और जब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 2 तो एनर्जी चेंज कुछ और आ रहा है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तब ज़्यादा एनर्जी चेंज हो रहा है, और जब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 2 तो लेस एनर्जी चेंज हो रहा है, ठीक है। ए बी में बाय पाथ 1, बी ए में बाय पाथ 2, यहाँ पे एनर्जी चेंज ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी चेंज कम है। मतलब यहाँ ज़्यादा इवॉल्व हो जाती है और यहाँ कम इवॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब एक पाथ में इवॉल्व ज़्यादा हो गई, दूसरे पाथ में एब्जॉर्ब कम हुई, तो एनर्जी विल बी क्रिएटेड होगा,
एब्जॉर्ब कम हो रही है, इवॉल्व ज़्यादा हो रही है, तो एनर्जी इज क्रिएटेड। एंड दिस इज अगेंस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब बोलने का हो गया कि जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 1 और जब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है बाय पाथ 2, तो जो टोटल एनर्जी चेंज है दैट इज रिमेनिंग सेम। एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, सिर्फ साइन में उनके फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय। आपको पता ही है इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी का पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो UB माइनस UI आएगा। जैसे आपको साफ पता लग गया कि पाथ से कोई फर्क नहीं है, ठीक है, पाथ चाहे 1 है चाहे पाथ 2 है, जो एनर्जी चेंज है दैट इज सेम, ठीक है। जितनी एनर्जी A से B जाने में इवॉल्व हो रही है, B से A जाने में उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। या इसको आप इस तरह से भी बोल सकते थे, A से B जाने में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो B से A जाने में उतनी ही एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। तो वो पहले बता चुका है आपको कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन में फ़र्क होगा। अगर पहले एब्जॉर्ब हुई तो बाद में इवॉल्व होगी, अगर पहले इवॉल्व हुई तो बाद में उतना ही अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, UA UB। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज UB माइनस UA, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ डिपेंड करती है अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सिस्टम। दिस इज नेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी, दैट इज ए स्टेट फंक्शन एंड इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कमिंग टू वर्क एंड हीट, उसी तरह से जिस तरह से आपने इंटरनल एनर्जी का किया, आपने उसको बोला कि दैट इज़ अ स्टेट फंक्शन। हम बार बार बोलते हैं वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शंस, दे आर पाथ फंक्शंस। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए आप सिंपल सा इस तरह से करो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना रहे हैं स्टूडेंट्स हम। इनिशियल स्टेट हम किसी सिस्टम की A ले रहे हैं, फाइनल स्टेट हम उसकी B ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने 3 तरह से काम किया। पहले हम वर्क की बात कर रहे हैं, A B में जा रहा है, A इनिशियल स्टेट है, B में कन्वर्ट हो रहा है फाइनल स्टेट में। तो जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क आया वो ग्राफ इस तरह से आया, मतलब A B में डायरेक्टली इस पाथ से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक पाथ ये फॉलो हो गया। दूसरा है प्रेशर वॉल्यूम ही है, वर्क ही हो रहा है, लेकिन A जब B में कन्वर्ट हो रहा है तो इस पाथ को ले रहा है वो, ठीक है। एक पाथ था उसका ये कि वो इस तरह से जाए, दूसरा पाथ है कि ऐसे फिर ऐसे जाए। इनिशियल स्टेट A है, फाइनल स्टेट B है। तीसरा तरीका है कि A B में जा रहा है, वही इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, लेकिन क्या है, पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है फाइनल स्टेट में। तो मतलब फ़र्क क्या है सब में, पाथ, राइट। यहाँ पे ये पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे ये पाथ फॉलो कर रहा है और यहाँ पे ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो आप इजीली बोल सकते हो कि वर्क सब में डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ और काम करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा तो काम कुछ और होगा, ऐसे जाएगा तो वर्क कुछ और होगा। तो जो दिखा रहा है कि वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन, राइट। तो अब आपने याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन की, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है माइनस PdV, ठीक है। माइनस स्टैंड्स फॉर एक्सपेंशन वर्क, दैट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस का साइन देते हैं उसको। अब आप देखो यहाँ पे कितना काम हो रहा है, तो वो बताएगा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ 1 को देखें तो एरिया अंडर द कर्व ये बन रहा है आपके पास। अगर हम ग्राफ 2 को देखें तो एरिया अंडर द कर्व सिर्फ ये पार्ट बन रहा है, और अगर हम कर्व 3 को देखें तो एरिया अंडर द कर्व ये पार्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक। और अब आप इजीली देख सकते हो कि एरिया अंडर द कर्व कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स एरिया अंडर द कर्व सबसे ज़्यादा ग्राफ 1 में है। तो काम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सब में सेम है, A से B में ही जाना है, लेकिन काम अलग अलग हो रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व यहाँ सबसे ज़्यादा है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है ग्राफ 1 में। तो आप इजीली बोल सकते हो इनको देख के
कि जो आपका वर्क होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या। आप देखोगे कि कहाँ काम ज़्यादा हो रहा है, यहाँ काम सबसे ज़्यादा हुआ, यहाँ फिर उससे कम हुआ, यहाँ सबसे कम हुआ। तो मतलब बोलने का है कि वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन, इट इज़ ए पाथ फंक्शन। और आपको बताया गया है कि जो भी आपके पाथ फंक्शंस होते हैं दे आर नॉट कंप्लीट डिफरेंशियल। आप उनको कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो क्योंकि वर्क एक स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ये पाथ फंक्शन होता है, इसका मतलब ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड बिटवीन W1 एंड W2। आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो आप कभी भी DW नहीं लिखोगे, आप लिखोगे, अगर आपने स्मॉल चेंज दिखाना है वर्क में तो आप उसको लिखाओगे डेल W से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। वर्क के केस में आपने स्मॉल चेंज के लिए D नहीं दिखाना है, क्योंकि ये कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होता है, ये होता है इनकम्प्लीट डिफरेंशियल, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो आप उसको स्मॉल चेंज को कैसे दिखाओगे, डेल W से। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए कंप्लीट डिफरेंशियल। तो जिस तरह से वर्क आपका स्टेट फंक्शन नहीं होता है, पाथ फंक्शन होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है स्टूडेंट्स, तो आपका जो हीट हो गई उसकी नेचर देखेंगे अब आप। डेल्टा U, फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q क्या आया, Q आया आपके पास डेल्टा U माइनस W। तब स्टूडेंट्स अब आपके सामने है, आपको नेचर पता है, आपको पता है इंटरनल एनर्जी चेंज स्टेट फंक्शन होता है, वर्क पाथ फंक्शन होता है। क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ फंक्शन है, तो Q जो है वो कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि या तो दोनों स्टेट फंक्शन होते तो Q ने स्टेट फंक्शन होना था, लेकिन इनमें एक स्टेट फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है, तो Q भी क्या बन गया, पाथ फंक्शन। ठीक है, तो आपने याद रखना है, मतलब ये जो Q होता है डेल्टा U माइनस W, ये डिपेंड करता है पाथ फॉलो पे, पाथ कौन सा फॉलो हुआ है। तो अलग अलग पाथ पे अलग अलग हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी। इसका मतलब आगे दोबारा से हीट, क्योंकि एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये भी एक पाथ फंक्शन है, तो ये भी कैसा डिफरेंशियल आएगा स्टूडेंट, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होगा। आप इसको Q1 और Q2 के बीच में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब आपने अगेन याद रखना है, जिस तरह से वर्क का स्मॉल चेंज आपने डेल W से देना है, उसी तरह से हीट का स्मॉल चेंज भी स्टूडेंट्स आप कैसे दोगे, डेल Q से, जो सिर्फ आपको ये बता रहा है डेल कि इट इज़ अ इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो वर्क भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, हीट भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि दोनों ही कैसे फंक्शंस हैं, पाथ फंक्शंस। ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। जो मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल वर्क से दिखाया, यहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है, यहाँ भी काम हो रहा है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सब में सेम है, A से B में ही जाना है। एक तरीका है ऐसे चले जाओ, एक तरीका है ऐसे चले जाओ, एक तरीका है ऐसे चले जाओ। ठीक है, तो काम कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ, सब में अलग अलग काम होगा। ठीक है, वो आपके सामने है, और उसका सिंपल सा है कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको बताएगा कि काम कहाँ कितना हुआ। यहाँ पे इतना काम हुआ, यहाँ इतना सा काम हुआ, यहाँ इतना काम हुआ। तो ग्राफ 1 में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम, यहाँ उससे कम काम, यहाँ सबसे कम काम। तो मतलब काम इज़ अ पाथ फंक्शन। कौन सा पाथ आप फॉलो करोगे उसके हिसाब से काम ज़्यादा या कम होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन। ये हो गया आपका वर्क एंड हीट, इंटरनल एनर्जी, नेचर आपको पता लग गई। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। लेकिन स्टूडेंट कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, वो भी देखना है आपने। अब कुछ स्पेशल केसेस में इनकी नेचर बिल्कुल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर रिवाइज करें फटाफट से, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस। लेकिन देखो आपने क्या बोला, Q एंड W बोथ आर पाथ फंक्शंस, यही बोला आपने, Q एंड W आर पाथ फंक्शंस। अलग अलग जब हैं ये दोनों, डिफरेंट, Q अलग है, W अलग है, तो दोनों पाथ फंक्शंस हैं। लेकिन अगर आप इनका सम कर देते हो Q प्लस W, तो स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा U के। ठीक है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि सम ऑफ हीट एंड वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, तो इसका मतलब सम Q और W का सम क्या बन गया,
स्टेट फंक्शन। तो पहला स्पेशल केस आपने याद रखना है, इंडिपेंडेंटली अगर बोलना है तो दोनों पाथ फंक्शंस हैं, क्यू भी और डब्ल्यू भी, लेकिन जब दोनों का सम कर दोगे आप क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाता है तो वो भी कैसा फंक्शन बन गया स्टूडेंट, स्टेट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, फॉर ए प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम हो गया जीरो, तो ऑब्वियसली वर्क पी डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो, राइट, क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो गया तो पी डेल्टा वी भी जीरो हो गया। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाती हूँ स्टूडेंट डायरेक्ट, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी, जो आपने क्या कर दिया जीरो, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, क्यू वी, वी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डब्ल्यू हट गया क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि वॉल्यूम चेंज जीरो है। तो अब देखो आप, ये स्टेट फंक्शन है तो ये भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शन। तो ये ध्यान रखना है, हीट इंडिपेंडेंटली पाथ फंक्शन है, लेकिन अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो हीट भी कैसा फंक्शन बन जाता है स्टूडेंट, स्टेट फंक्शन। आपके सामने है, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाती है, तो वो भी क्या बन जाता है, स्टेट फंक्शन। और उसी के साथ अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, ठीक है, W इज माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो इस केस में आपका जो वर्क है वो भी क्या बन जाता है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, फॉर ए प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर माइनस पी डेल्टा वी, एक्सपेंशन वर्क, तो उस केस में W भी स्टेट फंक्शन हो जाता है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू। अब स्टूडेंट्स, डेल्टा U सबको पता है स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, डेल्टा U इज ए स्टेट फंक्शन। W मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि प्रोसेस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे हो रहा है तो W भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और जब इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, W भी स्टेट फंक्शन है, तो ऑब्वियसली हीट एब्जॉर्ब्ड भी क्या बन जाएगी, स्टेट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लास्ट वाला आपने ध्यान से करना है, मतलब 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। जब आप इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, हीट प्लस वर्क, तो वो दोनों ही स्टेट फंक्शन बन जाते हैं। क्यू प्लस डब्ल्यू इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये है आपके पास क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि वो डेल्टा यू के बराबर हो जाता है तो ये स्टेट फंक्शन है, तो ये भी क्या बन जाएंगे, स्टेट फंक्शन, जब आप दोनों को प्लस करोगे, सम करोगे। उसके बाद अगर प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो आपको पता है पी डेल्टा वी जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, क्यू के, ये स्टेट फंक्शन है तो ये भी स्टेट फंक्शन। उसके बाद अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो भी डब्ल्यू क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है, प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो डब्ल्यू स्टेट फंक्शन हो जाएगा। और जब डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी चेंज स्टेट फंक्शन है, तो क्यू भी स्टेट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपने याद रखने हैं कि कब कब W और Q स्टेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, Q स्टेट फंक्शन बनता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे भी स्टेट फंक्शन बनता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क भी स्टेट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपने करना है एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, आपने पढ़ा अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपने अभी देखा आपने कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू किसके इक्वल आता है, क्यू वी की। ये आपको यहाँ पे दिखाया था मैंने, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्यों, क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो डेल्टा वी जीरो हो गया, डेल्टा वी जीरो हो गया तो पी डेल्टा वी भी जीरो, तो वर्क चला गया यहाँ से, जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ गया, क्यू वी के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं ओपन वेसल में होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अकर इन द ओपन वेसल, और जब ओपन वेसल में कोई रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम हमेशा चेंज होती है, प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है लेकिन वॉल्यूम हमेशा चेंज होती है। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलवेज वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह सकती। वॉल्यूम कांस्टेंट तभी रहेगी जब रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होगी। अगर आप ओपन वेसल में कर रहे हो तो रिएक्शन में कभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो सकती।
तो इसका मतलब आपको इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। उस केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो Q से कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द हीट जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क करने में यूज होगी, ठीक है। कुछ हीट जो है वर्क भी करेगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे तो आपने वर्क को जीरो कर दिया, क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क जीरो हो गया। लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ हीट एब्जॉर्ब्ड वर्क भी करेगी, ठीक है। तो आपने इंट्रोड्यूस की टर्म एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद ए सिस्टम विच इंक्लूड इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक प्रेशर वॉल्यूम कंडीशंस। तो एंथैल्पी कुछ भी नहीं है, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and the pressure volume work of the system. H is equal to U plus PV, U internal energy, this is pressure volume work। ये सारे स्टेट फंक्शन है तो H भी एक स्टेट फंक्शन बनेगा, क्योंकि ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो H भी क्या बनेगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट एट कांस्टेंट प्रेशर W क्या हो गया? माइनस PdV। हम हमेशा याद रखना है, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, तो W इज माइनस P डेल्टा V। फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट कर देती हूँ, Q को इस साइड ले आती हूँ, तो ये बन गया डेल्टा U माइनस W। तो QP किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U माइनस P डेल्टा V। वो पहले लिख दिया। एक्सपेंशन वर्क माइनस में होता है, W की वैल्यू जो मैंने लिखी माइनस P डेल्टा V, तो Q किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका Q की वैल्यू आपने निकाल दी, Q आया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सिंपल मैथमेटिक्स लगाया आपने, फर्स्ट लॉ से शुरू किया। फर्स्ट लॉ से आपने हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू निकाली कांस्टेंट प्रेशर पे, जो कितनी आई? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं इसको दो डिफरेंट कंडीशंस पे लेती हूँ, क्योंकि दिस इज चेंज, तो U2 माइनस U1, V2 माइनस V1, इनिशियल स्टेट 1, फाइनल स्टेट 2। क्योंकि ये भी चेंज है तो ये U2 माइनस U1 हो जाएगा, ये भी चेंज है, ये V2 माइनस V1 हो जाएगा। इट इज़ रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1 डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1 मीन्स डेल्टा V, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करती हूँ मैं, तो क्या बन गई? U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ठीक है। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं स्टूडेंट्स? दिस इज H2 एंड दिस इज H1, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो अगर स्टेट 2 है तो मैंने उसको H2 लिख दिया, स्टेट 1 है तो मैंने उसको H1 लिख दिया। दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें आपने याद रखनी है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। ये दो चीजों में से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, कि हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज डैश, तो आप वहां पे लिखोगे हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पूछा जाए तो आप वहां पे लिखोगे इंटरनल एनर्जी चेंज, जो आपने देख लिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब अगर आप QP की वैल्यू इस इक्वेशन से इक्वेशन 3 में पुट करो स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बन गया? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आपके पास QP की वैल्यू आई डेल्टा H, आपके पास यहाँ पे है QP, ठीक है। यहाँ पे आपने पुट की इसकी वैल्यू, तो दिस इज डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो वही किया आपने, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑफ द system. तो enthalpy change is nothing, it is defined as the sum of internal energy change and pressure volume work of the system, ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट में अब हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फटाफट से, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसमें सेकंड लॉ शो करेंगे स्टूडेंट। तो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने याद रखना है स्टूडेंट, जो पहली लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ की वो ये है कि दिस लॉ डज नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन on the direction of flow of heat, ठीक है। It does not give any criteria for the feasibility of a process, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में फिजिबल होगी। That means it is unable to tell direction of flow of heat, ठीक है। सिंपल सा है,
आपको बोला जाता है कि फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, ये यही बोलता है कि एक्सचेंज होता है हीट का, हीट फ्लो करती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, या हीट फ्लो करती है सिस्टम से सराउंडिंग को या सराउंडिंग से सिस्टम को। लेकिन ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी। और एक्चुअल प्रैक्टिस क्या बोलती है? एक्चुअल प्रैक्टिस ये बोलती है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती है स्पॉन्टेनियसली। अपने आप जब हीट ने फ्लो करना है तो वो हमेशा हाई से लो की तरफ को जाएगी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऐसा कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ ये बोलता है कि हीट फ्लो करती है। तो मतलब यही इसकी लिमिटेशन है कि इट इज अनेबल टू टेल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। Second limitation is it does not give any criteria for the spontaneity of a process। ठीक है, ये बोलता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनिटी का वो कुछ नहीं बोलता। ये आपने देखा है कि वाटर हमेशा नीचे को फ्लो करता है। ठीक है, मतलब उसकी जो नेचुरल डायरेक्शन है वो नीचे को फ्लो करना है। क्यों? फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। ये बोलता है कि बस रिएक्शन इस डायरेक्शन में ही जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं बता पाता फर्स्ट लॉ कि वाई फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस अकर इन नेचुरल डायरेक्शन। सिर्फ नेचुरल डायरेक्शन में ही क्यों फ्लो करते हैं वो? जैसे आइस मेल्ट्स करती है रूम टेम्परेचर पे, सबको पता है। आप रख दो आइस को, खुद मेल्ट करेगी, लेकिन कभी भी वाटर जो है खुद फ्रीज नहीं कर सकता रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये है कि इसके बारे में फर्स्ट लॉ कुछ नहीं बताता कि आइस मेल्ट करती है, ये उसकी स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि वाटर खुद ही फ्रीज कर जाए रूम टेम्परेचर पे? मतलब ये उसकी स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन नहीं है। तो फर्स्ट लॉ इसके बारे में कुछ नहीं बताता कि डज नॉट गिव एनी क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। ये सिर्फ ये बोलता है कि अगर इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एच डिक्रीज हो या डेल्टा यू डिक्रीज हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब जब भी हीट इवॉल्व होती है, जिस डायरेक्शन में भी हीट इवॉल्व होती है, ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, वो रिएक्शन होती हैं। ठीक है, जहाँ हीट एब्जॉर्ब होता है। लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ वही रिएक्शन होनी चाहिए जहाँ हीट इवॉल्व होती है। तो बोलने का मतलब है कि दिस लॉ डज नॉट गिव एनी क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनिटी का, कि क्यों कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं, कुछ रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, और तीसरी लिमिटेशन है इसकी, ये बोलता है कि देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट लॉ बोलता है कि W जो है Q के इक्वल होगा, Q जो है W के इक्वल होगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्क कैन बी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड इनटू हीट। वर्क को आप हीट में कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन हीट एब्जॉर्ब्ड को आप कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट प्रोड्यूसिंग सम अदर चेंजेस इन सम पार्ट ऑफ द सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, तो दीज आर द लिमिटेशंस, कर लेनी है आपने। फर्स्ट लिमिटेशन आपको बोली कि फर्स्ट लॉ आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो का कोई क्राइटेरिया नहीं बताता, ये सिर्फ ये बोलता है कि रिएक्शन या हीट जो है वो फ्लो करेगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, सिस्टम से सराउंडिंग को। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से कहाँ को जाएगी हीट, हाई से लो को जाएगी कि लो से हाई को जाएगी, इसके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। दूसरा ये कि नहीं बता पाता कि रिएक्शन सिर्फ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ को ही क्यों स्पॉन्टेनियस है। क्यों पानी सिर्फ ऊपर से नीचे को ही आ सकता है अपने आप, नीचे से ऊपर को अपने आप क्यों नहीं जा सकता। रिएक्शन किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होती है उसके बारे में ये कोई क्राइटेरिया नहीं देता। ये सिर्फ इतना बोलता है कि रिएक्शन सिर्फ वही स्पॉन्टेनियस होगी जहाँ हीट इवॉल्व होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं जबकि उनमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ये नहीं बता पाता कि आइस खुद मेल्ट हो सकती है रूम टेम्परेचर पे, अपने आप मेल्ट हो जाती है। उसके बारे में इसने बोला कि रिएक्शन की ये स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है तो ये स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि वाटर खुद ही खुद फ्रीज भी हो जाए रूम टेम्परेचर पे।
ठीक है। तो इसके लिए इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, मतलब ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। साथ में इसमें जो एक लॉ बोला था कि देयर इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन वर्क एंड हीट, तो ये है इसकी लिमिटेशन कि आप हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। वर्क को हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हीट को वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट प्रोड्यूसिंग सम अदर चेंजेस इन सम अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम और द सराउंडिंग। ठीक है, कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको सिस्टम में या सराउंडिंग में, तभी आप हीट एब्जॉर्ब को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर पाओगे। अदरवाइज हीट को आप वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब there is not exact equivalence between heat and work. Thank you.